परिस्थिति में ये नए माध्यम से आप सबको हम मिल रहे हैं। वैसे ही कोरोना का समय वैश्विक महामारी का समय है, पैंडेमिक है, दुनिया की सभी जगह सभी देशों में शायद उनका प्रभाव है और ये समस्या के साथ लड़ने वाले पूरे दुनिया के लोग हैं। लेकिन ये कोरोना के समय में सबके साथ लड़ते लड़ते एक बात सब उभर के सामने आई है, वो है कि ये जो लड़ने का काम हो रहा है कोरोना का, वो काम जो परंपरा से हो रहा है, वो परंपरा में चाहे अभी विज्ञान ने बताया है, लेकिन ये सब परंपरा हमारी हिंदू परंपरा है। जैसे प्राकृतिक उपचार, आयुर्वेदिक उपचार, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, ये सब बातें एलोपैथी के साथ उनका बढ़ावा हो रहा है। शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ानी चाहिए, इसके लिए भी योग का, आसन का, व्यायाम का महत्व बढ़ता जा रहा है। चाहे लॉकडाउन होने के कारण परिवार के साथ रहना हुआ, तो परिवार का जीवन क्या होता है, हमारे हिंदू परिवारों की परंपरा कैसी थी, सब साथ में मिलकर कैसे खाना पीना और अपने व्यवहार चलता था, उनका ज़्यादा अनुभव हो रहा है। कुछ लोगों के समय के बीत जाए इसलिए टीवी चैनल वगैरह में आध्यात्मिक रामायण, महाभारत, उपनिषद वाली कथाएं चली है, तो आध्यात्मिकता का भी प्रभाव बढ़ा है और लोग अच्छा भी अनुभव कर रहे हैं। ये सब लॉकडाउन वगैरह की वजह से काफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कम हुआ है, वाहन चलना कम हो गया है, तो प्रकृति की रक्षा भी बढ़ने लगी है। और समाज में कई प्रश्न खड़े हुए, कुछ गरीब लोग हैं, कुछ मजदूर लोग हैं, जिसके पास कुछ पैसा नहीं है, तो उनकी सेवा करने के लिए, उनको खाना पीना देने के लिए, उनको राशन किट देने के लिए, सहायता के लिए जो सेवा का भाव है वो भी बढ़ा है। और अभी अभी सरकार ने भी कहा है और लोग भी बोलने लगे हैं कि अभी तो ये स्वनिर्भरता आनी चाहिए। तो ये सभी बातें हैं, या प्राकृतिक उपचार की हो, दिनचर्या की हो, स्वच्छता के नियम की हो, हिंदू परंपरा की हो, प्रकृति रक्षा की हो, समाज सेवा की हो, या स्वनिर्भरता की, ये सब कोरोना के समय में इस समस्या को सुलझाने के लिए जो परंपरा है वो हमारी भारतीय परंपरा है, हिंदू परंपरा है। तो वैसे भी आज दुनिया में अनेक समस्याएं हैं, वो कोरोना के पहले भी थी, कोरोना के साथ भी है और कोरोना के बाद में भी रहने वाली है। वो सभी समस्याओं का समाधान जो हो सकता है, उसके लिए हमारी हिंदू चिंतन, हिंदू विचार, हिंदू जीवन दृष्टि, हिंदू जीवन मूल्य और ये सब का हिंदू जीवन के जो पद्धति है, संस्कृति, उनका जीवन में आचरण वो बहुत महत्व का है। ये भारतीय काल गणना के अनुसार बताया जाए तो 52वीं शताब्दी चल रही है और पाश्चात्य दृष्टि से देखा जाए तो 21वीं सदी चल रही है। और लोग बोल रहे हैं, लोग लिख रहे हैं कि ये आने वाली सदी, ये चलने वाली सदी है, वो भारत की सदी है, हिंदुत्व की सदी है। ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा पुस्तक भी लिखा गया है। हमारे भारत में लोकप्रिय राष्ट्रपति हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनके मित्र YS राजन ने एक पुस्तक लिखी, इंडिया 2020। ऐसी पुस्तक लिखी, उनकी बातें होती है, चर्चाएं होती है, सेमिनार होते हैं, आर्टिकल होते हैं, लोग अपने प्रवचनों में बताते हैं। इसके साथ साथ और भी दृश्य देखने को मिलते हैं, जैसे कि थोड़े साल पहले नागपुर में एक अधिवेशन हुआ था 2 संस्थाओं का। एक संस्था का नाम था इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज और दूसरा संस्था के नाम था वाच, वर्ल्ड एंशिएंट ट्रेडिशन एंड कल्चर। ये दोनों संस्थाएं 4 साल के अंतर पर कहीं न कहीं लोग मिलते हैं। ये संस्था के सदस्य कौन है? दुनिया के उन देशों के सदस्य है जो देश में रहने वाले लोग मानते हैं कि उनकी संस्कृति पुरानी है, वो सब पुराने जीवन मूल्यों को बचा कर रखे। ऐसे लोग अफ्रीका में है,
अपने अभी की रसिया में है, यूरोप के कई देशों में है, भारत तो है ही, जापान में है, और कई पूर्व और पश्चिम के कई देशों के लोग ऐसे जो मानते हैं कि हमारी संस्कृति बहुत पुरातन है, पुरातन मूल्यों के साथ हम जी रहे, ऐसे लोग मिलते हैं। तो ऐसी जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 3 दिन की, उनका नाम था एल्डर्स मीट। एल्डर्स मीट यानी कोई बड़ी उम्र वाले थे ऐसा नहीं है, उसमें तो काफी लोग थे, वो युवा भी थे, जिनके बाल अभी सफेद नहीं हुए थे, ऐसे भी थे, लेकिन उसको एल्डर बताते थे। एल्डर बताना क्यों? कि दुनिया की जो अभी की जो संस्कृति है, ज्यादा लोग जो बोलने वाले चलने वाले हैं, या इस्लाम है या क्रिश्चियन है, उनका तो कितना आयुष्य है, 2000 साल का, 1500 1600 साल का, और ज्यादा नहीं है। लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो सबसे पुरानी है। यहाँ आए हुए लोग सुबह में 1 घंटा अपनी पूजा पद्धति का निर्देशन करते थे। तो सभी जगह से, अन्य अन्य देशों से आए हुए लोग सुबह में क्या करते थे? कोई अग्नि प्रज्वलन करते थे, कोई परिक्रमाएं करते थे, कोई सूर्य और चंद्र की ओर अर्घ्य देते थे, कोई वनस्पति की पूजा करते थे। जो उनके प्रार्थना के जो स्वर होते थे, वो स्वर में भी काफी ओंकार जैसा आवाज आता था। तो हमारे देश में रहने वाले के लिए तो कुछ नया नहीं है। अग्नि का प्रज्वलन करना, दीप धूप करना, परिक्रमा करना, प्रकृति के तत्वों को पूजन करना, वनस्पति को देव मानना और ओंकार करना, ये तो हमारी पूजा पद्धति में है ही। लेकिन बाहर से आए हुए लोग भी ऐसा करते हैं, ये देखने को मिला। इतना ही नहीं, वहां जो प्रवचन हुए उसमें से भी काफी कैसे प्रवचन थे। तो अफ्रीका से आए हुए एक ऐसी ही जाति के लोगों को, एक कार्यकर्ता का जो प्रवचन था, वो प्रवचन में उन्होंने वहां का एक कहावत कही। वो कहावत का अर्थ ऐसा होता था, ए ब्लेड ऑफ ए ग्रास कैन नॉट मूव इट्स हेड विदाउट परमिशन ऑफ ए गॉड। घास का एक तिनका है, वो भी भगवान की इच्छा के बिना वो अपना सिर नहीं हिला सकता। ऐसी बात तो हमारे गांव में रहने वाले अनपढ़ लोग भी बोलते हैं कि प्रभु की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। इतना ही नहीं, एक जनजाति के लोग के जो प्रवचन चले, तो उन्होंने कहा कि हम सब धांसु है और हमारा जीवन, हमारी प्रकृति, हमारा भगवान के प्रति यानी कि टेंगो के प्रति सब हमारी प्रक्रिया रहनी चाहिए, और हमको जाते जाते हमारा जीवन, हमारा धांसु का जीवन टेंगो में मिल जाए। तो हमारी भाषा में देखें तो हम कहते हैं कि हम जीव है, शिव की अर्चना करनी चाहिए और जीव को शिव में मिला देना। और वो भी कैसे? जैसे एक पानी की बूंद है, वो समुद्र में मिल जाती है। ऐसी बात करते हैं तो ये भी हमारी हिंदू संस्कृति का ही चिंतन मालूम होता है। यानी कि दुनिया भर में जो जो लोग हैं, जो पुरानी संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ जो कुछ भी बातें चलती है वो हमारे यहाँ है, वही बातें चलती है। यानी कि हमारे यहाँ की बातें दुनिया भर में गई है। वहाँ देखने वाले बड़े बड़े स्मारक दिखते हैं, वहाँ देखने वाले कई मूर्तियाँ मिलती है, मंदिर मिलते हैं। इतना ही नहीं, लोगों के जीवन में अपनी प्रार्थना, अपने जीवन मूल्यों की बात, अपनी संस्कृति की बात, लोगों को कैसे आगे बढ़ना, पुनर्जीवन की बात, अनुभूति ही श्रेष्ठ है, सब बात हमारे चिंतन की ओर है। यानी कि हमारा चिंतन सर्वत्र फैला हुआ था और अभी भी दिखता है। ये कैसे हुआ होगा? 1-2 दिन की तो ये बात नहीं है। और ये कैसे हुआ कि यहाँ के लोग, यहाँ के ऋषि मुनि, यहाँ के व्यापारी, जो लोग दुनिया भर में गए, वो अपने साथ ये सब चिंतन, ये जीवन मूल्य, ये जीवन दृष्टि और आचरण व्यवहार लेके गए। दुनिया भर में ये हिंदुत्व की स्मारक ही मिलते ही नहीं, इसे चिंतन का काम भी मिलता है। दक्षिण अमेरिका में एक प्रजाति है, वहां जाने वाले अपने एक बड़े अच्छे संस्कृत भारती के कार्यकर्ता को वहां जाके मिला कि वहां लोग यज्ञ जैसी कुछ प्रक्रिया करते हैं और उसमें बोलते हैं हुआ 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 हुआ, जो हम यज्ञ में कहते हैं स्वाहा। यानी कि हमारा कार्य, हमारा चिंतन, हमारा स्वभाव सभी दुनिया में फैला हुआ था। ये फैलाने वाले कौन थे? हमारे देश के समाज के लोग थे। तो जिसका समाज ऐसा प्रतिभाशाली होता है, ज्ञानवान होता है, वैभवशाली होता है,
वो सब ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बीच में क्या हुआ, हमारा देश गुलाम हो गया। संघर्ष का समय आया। संघर्ष के समय के बीच हमारे समाज में कुछ मर्यादा आई। हम भी अपने कुछ दुर्गुणों से भरे हो गए और काल चक्र की गति में टूट गया सिंहासन, जिस पर बैठकर मां जग पर करती थी शासन। ये जो संघ का गीत है, चाणक्य सीरियल में चला था। तो ऐसी भारत माता का जो काल चक्र की गति में टूट गया सिंहासन, लेकिन उनको फिर से ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो गीत की अंतिम पंक्ति में आता है, हम करे राष्ट्र आराधन तन से धन से मन से, तन मन धन जीवन से। तो आज भी वर्स लुई नाम का एक बड़ा इतिहासकार और चिंतनकार है, उसने कहा है कि दुनिया भर में फैली हुई प्राचीन संस्कृति का अगर मूल देखना है, उनका विचार देखना है, उनका अभ्यास देखना है, उनकी प्रवृत्ति देखनी है, तो वो सभी संस्कृति अभी जीवित है या नहीं, लेकिन उसका मूल रूप जो है वो भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति का जो एक ही संस्कृति है अब देखने को मिलती है। उनको देखेंगे तो सब मालूम हो जाएगा। तो ऐसी संस्कृति का जो चित्र है वो दुनिया भर में फैलाने वाला हमारा समाज, उनके हम अनुयायी है। और ये काम हमारी वजह से हुआ है। ये कैसे हुआ होगा कि हमारे समाज के आधार पर हुआ होगा। जिसका समाज अच्छा होता है तो वो समाज दुनिया भर को अपना ज्ञान दे सकता है, अपना चिंतन दे सकता है। वैसे देखा जाए तो हमारे देश की आबादी तो बहुत अच्छी है, अभी नंबर 2 पे है, लेकिन चाहेंगे तो नंबर 1 पे भी हो सकते हैं। और पहले ऐसा बोला जाता था कि पॉपुलेशन इज अ प्रॉब्लम, जहाँ आबादी ज़्यादा है तो सब मुश्किलें भी ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जो G8 देश है, यूरोप के कंट्रीज है, वहाँ देखे तो काफ़ी यूरोपियन कंट्री के काफ़ी देश कि जहाँ आबादी कम होती जा रही है, वहाँ प्रश्न बढ़ रहे हैं। वहाँ के लोग संख्या कम हो रही है, बच्चे कम हो रहे हैं, बूढ़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं, काम के लिए युवा चाहिए तो अन्य देश से आते हैं और जनसंख्या असंतुलन होता है। ये सब बातें, इससे मालूम होता है कि जनसंख्या कम होना नहीं, लेकिन जनसंख्या के साथ उनके गुण भी चाहिए। वो कैसे आएंगे? हमारे देश में आबादी तो हमारी काफ़ी अच्छी है, लेकिन सिर्फ आबादी से नहीं चलता। पॉपुलेशन इज एन एसेट्स टू। वो समृद्धि बन सकती है, लेकिन कब बनती है? जब संस्कार युक्त होती है। हमारे देश में एशिया के खेल हुए थे, उस समय एक विदेशी युवती आई हुई थी। वो दिल्ली में खेल देख के वापस जाने वाली थी, लेकिन उनको याद आया कि विदेश में कोई एक भारतीय परिवार उनको मिला था और बना था कि आप जब भारत में आए तो हमको मिलना। तो वो विदेशी युवती वो उनको मिलने के लिए कलकत्ता गई। कोलकाता में उनके घर गई तो वो, जैसे हमारे देश में विदेशी लोग आते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, जैसे युधिष्ठिर का रथ ऊपर चलता है, लोग मानने लगते हैं कि विदेशी परिवार हमारे लोग में आए। तो वो जिस परिवार में रुके वो परिवार खुश हो गया, उनके अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाया, चाय पानी हुआ, बातचीत हुई। तो अड़ोस पड़ोस के लोग आए और विदेशी युवती को पूछने लगे कैसा लगा हमारा भारत, कैसा लगा कलकत्ता वगैरह वगैरह। तो विदेश से आए हुए लोग तो अच्छा ही बोलते हैं हमारे देश के बारे में, लेकिन एक व्यक्ति ने पूछा कि ऐसा कुछ है कि जो आपको अच्छा नहीं लगा। तब वो युवती ने कहा कि हाँ, कलकत्ता में गंदगी बहुत है, कूड़ा कचरा बहुत ज़्यादा है, लोग अपना घर के कूड़े कचरे रास्ते पे डालते हैं, रास्ते पे जो कूड़ा कचरा है वो आगे जाता है, गंदगी बहुत है, वो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो वो पूछने वाले ने कहा, मैडम आपको पता है ये कलकत्ता की आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है। उनका कहना था कि ये आबादी इतनी है इसलिए प्रॉब्लम है। वो विदेशी युवती ने फटाक करके पूछा कि कलकत्ता को स्वच्छ करने के लिए और कितने ज्यादा लोग चाहिए।
1 करोड़ है तो हम सोचते हैं कि गंदगी इसलिए है, लेकिन इसकी सोच भी ऐसी हो सकती